दोस्तों तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस व्यूवर में। हम नए टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है आंतरिक सुरक्षा। सेकंड चैप्टर है, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात करूंगा। तो आंतरिक सुरक्षा क्या होती है? आंतरिक मतलब इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म। आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी। आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य उन उपायों से है जो कोई राष्ट्र या संगठन अपनी सीमाओं के भीतर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता है। नागरिकों और नागरिकों और बुनियादी नागरिकों और बुनियादी ढांचे को अपराध, आतंकवाद और अस्थिरता के अन्य रूपों जैसे आंतरिक खतरों से बचाता है। एक संप्रभु राज्य देश के द्वारा अपनी सीमाओं के भीतर शांति बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करना, देश के भीतर सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना, किसी भी देश के संपूर्ण विकास के लिए आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना अति आवश्यक व चुनौती है। आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रमुख खतरे: आतंकवाद, आतंकवादी समूह घरेलू और विदेशी दोनों राजनीतिक, वैचारिक, धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा और धमकियों के माध्यम से खतरा पैदा कर सकते हैं। 2001 में संसद पर हमला, 2009 में मुंबई हमला, हाल ही में अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर में पहलगाम हमला आदि भारत में आतंकवादी समूह में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन शामिल है। साइबर खतरे की अगर बात करते हैं तो रैनसमवेयर, मेलवेयर और फिशिंग सहित साइबर हमले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, वित्तीय प्रणालियों और संवेदनशील सूचनाओं को लक्षित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से आर्थिक और सामाजिक व्यवधान पैदा हो सकता है। इन हमलों में रैनसमवेयर की घटना शामिल है, जैसे कि अगस्त 2024 में CS टेक्नोलॉजीज़ के निशाना बनाया गया, जिससे सैकड़ों बैंकों की भुगतान प्रणाली बाधित हुई। रिपोर्ट की गई सुरक्षा घटनाओं में वृद्धि हुई और CERT-N सर्ट-इन के अनुसार भारत में 2017 में 53,000 की तुलना में 2023 में 1.6 मिलियन साइबर हमलों की रिपोर्ट की गई। बात करते गए संगठित अपराध, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और जबरन वसूली सहित संगठित अपराध अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। भारत में संगठित अपराध विभिन्न रूप में प्रकट होता है, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, जबरन वसूली और धन शोधन शामिल है। ये गतिविधियाँ अक्सर आपराधिक नेटवर्क द्वारा की जाती हैं, जो सामाजिक कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ खड़ी करते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी भारत गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और गोल्डन क्रिसेंट, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्रों से आने वाले दवाओं के लिए एक पारगमन स्थान है। भारतीय आपराधिक समूह विशेष रूप से पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी और संबंधित अवैध गतिविधियों में शामिल है। मानव तस्करी इसमें व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन और शोषण शामिल है। अक्सर जबरन श्रम, यौन शोषण या आधुनिक दास्तां के अन्य रूपों के लिए। जबरन वसूली और संरक्षण रैकेट, आपराधिक समूह अक्सर व्यवसायों और व्यक्तियों को धमकी
या धमका कर के तहत सुरक्षा धन की मांग करते हैं। धन शोधन। धन शोधन क्या है? संगठित अपराध समूह अवैध धन का उत्पाद का उत्पत्ति की छिपाने और उन्हें वैध अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिए धन शोधन का उपयोग करते हैं। तस्करी क्या होती है? हथियारों की तस्करी सहित अवैध सामान और गतिविधियां आम हैं। DRI द्वारा अवैध दवाओं, हाथी दांत जैसे वन्य जीव उत्पादों, विदेशी मुद्राओं, कीटनाशकों आदि को जब्त किया जाना। आंतरिक संघर्ष क्या है? आंतरिक संघर्ष विशेष रूप से पूर्वोत्तर जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद और सांप्रदायिकता हिंसा क्षेत्रों को अस्थिर कर सकती है और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां पैदा कर सकती है। कश्मीर में उग्रवाद एक दीर्घकालीन संघर्ष है जो 1989 में क्षेत्र में भारतीय प्रशासन के खिलाफ अलगाववादी उग्रवादी विद्रोह के साथ शुरू हुआ था। इसमें विभिन्न सशस्त्र समूह शामिल हैं जिनमें से कुछ पाकिस्तान से जुड़े हैं। इनका उद्देश्य भारतीय शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना या कश्मीर को पाकिस्तान के साथ एकीकृत करना है। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप कई लोग हताहत हुए हैं और महत्वपूर्ण विस्थापन हुआ है, जिससे कई कश्मीरी लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद एक दीर्घकालिक मुद्दा है जिसकी विशेषता विभिन्न जातीय या अलगाववादी आंदोलन है। क्षेत्र के विविध भूभाग, ऐतिहासिक कारक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों ने संघर्ष को बढ़ावा दिया है, जिसमें विद्रोही समूह अधिक राजनीति मान्यता, सांस्कृतिक अधिकार या यहाँ तक कि स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। हालांकि 2014 के बाद सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन उग्रवाद एक निरंतर चिंता का विषय बना हुआ है। उत्तर पूर्व उग्रवाद के मुख्य पहलू। विविध विचारधाराएं। पूर्वोत्तर में उग्रवाद विभिन्न विचारधाराओं से प्रेरित है, जिसमें अलगाववाद, जातीय अधिकारों की मांग, कभी-कभी जिहादवाद या ईसाई राष्ट्रवाद भी शामिल है। ऐतिहासिक जड़ों की अगर बात करें तो ऐतिहासिक जड़ें इस क्षेत्र के औपनिवेशिक अतीत और उसके बाद औपनिवेशिक शासन के तहत हाशिए पर जाने के कारण उग्रवाद के उदय में योगदान दिया है। बाहरी कारक। पड़ोसी देशों में राज्य और गैर राज्य के कुछ लोगों ने ऐतिहासिक रूप से विद्रोही समूह का समर्थन किया है, जो भारतीय राज्य को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवास का प्रभाव क्या है? बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर प्रवास ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तनाव पैदा किया है, जिससे उग्रवाद और बढ़ गया है। आर्थिक चुनौतियां क्या हैं? आर्थिक विकास की कमी और कम रोजगार के अवसरों ने असंतोष को बढ़ावा दिया है और विद्रोहियों के लिए प्रजनन का आधार प्रदान किया गया है। जातीय तनाव समूहों के बीच जातीय संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता ने उग्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई विद्रोही समूह सीमा पार संपर्क बनाए रखते हैं, हिंसा और जबरन वसूली में संलग्न होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आबादी को डराने की कोशिश करते हैं। पूर्वोत्तर में 8 राज्य असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास और उग्रवाद से संबंधित चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए नेशनल लिबरल काउंसिल ऑफ तानीलैंड असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर सक्रिय है, जो तानीलैंड नामक एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है। नक्सलवाद जिसे वामपंथी उग्रवादी LWE के रूप में भी जाना जाता है, भारत में एक महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा खतरा है जो सामाजिक आर्थिक असमानताओं में निहित है और माओवादी विचारधारा से प्रेरित है। यह आंदोलन सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारतीय राज्य को कमजोर करना चाहता है। सुरक्षा। बलों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और लोकतांत्रिक संस्थानों को निशाना बनाता है। उत्पत्ति 1967 में
पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी गांव में एक आदिवासी किसान विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। विचारधारा क्या रही? मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों से प्रेरित भूमि सुधार और शोषण से जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। उद्देश्य उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से एक जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना। प्रभावित क्षेत्र क्या है? मुख्य रूप से लाल गलियारे को प्रभावित करता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्य। भारत में नक्सलवाद का विकास 1967 में पहला चरण चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संताल के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में किसान विद्रोह था। 1975 से 2004 में समूह विखंडित हुए। आंध्र प्रदेश में पीपुल्स बार ग्रुप पीडब्ल्यूजी और बिहार में एमसीसीआई मजबूत हुआ। 2004 के बाद पीडब्ल्यू और एमसीसीआई का विलय सीपीआई माओवादी के रूप में हुआ, जिसने नक्सल आंदोलन को मजबूत किया। लाल गलियारे का प्रसार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में विस्तार और दक्षिणी राज्यों में प्रवेश। वर्तमान स्थिति: नक्सली हिस्सा में 47% की कमी 2015 से 2020 आई, लेकिन यह मुख्य क्षेत्र में केंद्रित है। नक्सलवादी या वामपंथी उग्रवाद एलडब्ल्यूई भारत में एक महत्वपूर्ण लेकिन घटती आंतरिक सुरक्षा चुनौती है। हालांकि 2000 के दशक के अंत में उग्रवाद अपने चरम पर पहुंच गया था, जिसने लगभग 180 जिलों को प्रभावित किया था, लेकिन प्रभावित जिलों की संख्या में लगातार कमी आई है। अप्रैल 2024 तक 9 राज्यों के 38 जिलों इससे प्रभावित हैं। भारत सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि नक्सलवाद को दूर दराज के क्षेत्रों और आदिवासी गांवों के विकास में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी, बैंकिंग, डाक सेवाओं को इन गांवों तक पहुंचाने से रोकता है। क्षेत्रवाद एक रूप है जिसमें उग्रवादी और कट्टरपंथी समूह जातीयता या किसी अन्य कारक के आधार पर भारत से अलग होने की वकालत करते हैं। ईसाक मुइवा की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN-IM, जम्मू कश्मीर में इस्लामी कट्टरपंथी समूह, असम में यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ असम ULFA क्षेत्रवाद के ऐसे चरम आयाम के उदाहरण हैं। अलगाववाद यह भारतीय संघ के भीतर अलग राज्य की मांग है। कई बार राज्यों के भीतर भाषाई जातीय अल्पसंख्यक एक साथ आते हैं और उस राज्य में बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ एकजुट होते हैं। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का गठन अलगाववाद के उदाहरण हैं। इसी तरह की अन्य मांगें जो चर्चा में रही हैं उनमें शामिल है असम में बोडो भाषियों के लिए बोडोलैंड का निर्माण, पश्चिम बंगाल में जातीय गोरखा नेपाली लोगों के लिए गोरखालैंड क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बुंदेलखंड राज्य, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल। स्वायत्तता की मांग 1960 के दशक से ही क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ ही केंद्रीय राजनीति हस्तक्षेप के कारण राज्य स्वायत्तता की मांग और भी जोर पकड़ती जा रही है। तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे
राज्यों में कई दल लगातार राज्यों के लिए शक्तियों में अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। राज्य के भीतर क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग। कुछ राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग अपनी क्षेत्रीय पहचान की मान्यता की मांग कर रहे हैं। ऐसी मांगों की उत्पत्ति अकुशल नियोजन के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन में निहित है। उदाहरण के लिए पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाखियों द्वारा क्षेत्रीय दर्जे की मांग की गई है। अन्य खतरे आर्थिक असमानताएं और सामाजिक विभाजन समाज को हेरफेर के प्रति संवेदनशील बना सकती है, जबकि एआई और 5G जैसी टेक्निक की तेजी से उन्नति भी नई सुरक्षा चुनौतियां पेश कर सकती है। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान। खुफिया जानकारी जुटाना। केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियां इन खतरों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कानूनी प्रवर्तन। प्रभावी कानून प्रवर्तन और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय इस खतरों का समाधान करने में महत्वपूर्ण है। तकनीकी प्रगति। साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने को बढ़ाने के लिए तकनीकी का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अन्य देशों के साथ सहयोग आतंकवाद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खतरों का मुकाबला करने में मदद कर सकता है। मूल अधिकारों का समाधान। आर्थिक असमानताओं, सामाजिक विभाजन और आंतरिक संघर्षों में योगदान देने वाले अन्य कारकों का समाधान करना आवश्यक है। भारत में सुरक्षा संबंधी प्रावधान। 7th अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। लिस्ट में यूनियन, सेकेंड लिस्ट में स्टेट और लिस्ट थर्ड में समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट 1 में संघ और लिस्ट सेकेंड में राज्य और लिस्ट थर्ड में समवर्ती सूची। लिस्ट 1 में संघ सूची वो संघ भारत की सुरक्षा तैयारी और राज्य सूची में लोक व्यवस्था सूची में आपराधिक विधि। नेवी, आर्मी, आईएएफ सशस्त्र बल। संघ और राज्य में सुधार गृह और सूची में आपराधिक प्रक्रिया, नशीले पदार्थ, निवारक निरोध, राज्य की सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, कानून व्यवस्था, कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण। पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा। इंटरनल सिक्योरिटी गृह मंत्रालय भारत के प्रत्येक राज्य में कानून व्यवस्था, शांति, आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्तव्य। ड्यूटीज ऑफ MHA। केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्तव्य कौन कौन से हैं? नंबर 1, आंतरिक सुरक्षा का अनुरक्षण। नंबर 2, केंद्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक मुद्दे। नंबर 3, आपदा प्रबंधन। नंबर 4, सीमा प्रबंधन। नंबर 5, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। नंबर 6, राजभाषा संबंधी प्रावधान। नंबर 7, दशकीय जनगणना। नंबर 8, NHRC का सामान्य प्रशासन। नंबर 9, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का प्रशासन। नंबर 10, IPC कैडर का प्रशासन। आगे बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा से निपटने के लिए कानून।
भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में कई प्रमुख अधिनियम और विधायी ढांचे महत्वपूर्ण हैं। इनमें से दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1873, गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना अधिनियम 1967, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 और धन शोधन निवारक अधिनियम 2002 आदि शामिल है। इन कानूनों को गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जैसी संस्थाओं द्वारा पूरक बनाया जाता है। नंबर 1, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967, व्यक्ति एवं संस्थाओं की अवैध गतिविधियों को रोकना, आतंकवादी एवं आतंकवादी संगठनों के प्रतिबंधित करने हेतु आतंकवादी संगठनों की संपत्ति को जब्त करने हेतु गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। धारा 3 में बताया गया है कि केंद्र सरकार इसी संघ को अवैध गैर कानूनी घोषित करना, आधिकारिक गजट में सूचना कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में घोषणा। धारा 5 में बताया गया है न्याय अधिकरण का गठन सिविल न्यायालय की शक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक व्यक्ति से मिलकर बनेगा हाई कोर्ट के जज। धारा 6 में बताया गया है कि प्रतिबंध कितने समय के लिए मान्य है। यूएपी ट्रिब्यूनल की पुष्टि एक बार में अधिकतर 5 वर्ष। धारा 17 में बताया गया है अवैध संगठन के फंड धन के उपयोग पर प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा ऐसे आदेश जैसे पीड़ित व्यक्ति 15 दिन के अंदर जिला जज को सुनवाई का आवेदन कर सकता है। धारा 10 में बताया गया है कि अवैध संगठन का सदस्य होने पर दंड 2 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। यदि ऐसे सदस्य के पास अवैध हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक पाया जाता है तो उसे मृत्युदंड प्लस जुर्माना की सजा हो सकती है। धारा 11 में बताया गया है कि धारा 7 में दिए गए आदेश का उल्लंघन करने पर दंड 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम एएफएसपीए 1958, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम एएफएसपीए भारतीय सेना के कर्मियों की निर्दिष्ट अशांत क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें बिना वारंट के गोली चलाना, गिरफ्तार करने और तलाशी लेने का अधिकार शामिल है और अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसे पहली बार 1958 में अधिनियमित किया गया था और यह पूर्वोत्तर भारत और जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में लागू है। एएफएसपीए के मुख्य प्रावधान: बल प्रयोग करने की शक्ति। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अनुसार यदि सशस्त्र बल के कर्मियों को लगता है कि चेतावनी देने के बाद सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है तो वे बल का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के कारण भी बन सकते हैं। बिना वारंट के गिरफ्तारी और तलाशी: यदि उन्हें किसी अपराध का संदेह है या वे किसी व्यक्ति या संपत्ति की तलाश कर रहे हैं तो वे बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं और परिसर की तलाशी ले सकते हैं। अभियोजन से छूट: एएफएसपीए के तहत काम करने वाले कर्मियों को केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना अभियोजन और कानूनी मुकदमों से सुरक्षा प्राप्त है। संपत्ति का विनाश:
वे ऐसी संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि उसका इस्तेमाल गैर कानूनी सभा में या विद्रोहियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। AFSPA लागू होने वाले क्षेत्र। AFSPA वर्तमान में नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। यह सशस्त्र बल जम्मू और कश्मीर विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1990 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में भी लागू है। आंतरिक सुरक्षा बल। आंतरिक सुरक्षा बल वे हैं जिन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक खतरों से निपटने और देश की सीमाओं के भीतर सुरक्षा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। आंतरिक सुरक्षा बलों में अक्सर अर्धसैनिक बल, पुलिस और विशेष कार्य बल शामिल हैं। ये बल देश के भीतर उग्रवाद, नागरिक अशांति, आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों जैसे मुद्दों को संबोधित करते हैं। वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने, कानून को लागू करने और आपात स्थितियों को जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मिशन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना है। आंतरिक सुरक्षा बलों में आतंकवाद रोधी, दंगा नियंत्रण और अन्य विशिष्ट कार्यों के लिए विशेष इकाइयाँ हो सकती हैं। वे अक्सर जटिल सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए सेना सहित अन्य सहकारी एजेंसियों के साथ काम करते हैं। गृह मंत्रालय MHA। गृह मंत्रालय में दो तरीके के आते हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बल होता है जिसे CAPF कहते हैं, और केंद्रीय पुलिस बल होते हैं जिसे CPO कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या 9 होती है। असम राइफल्स। असम राइफल। असम राइफल मुख्यालय इसका शिलांग में है, मेघालय। पूर्वोत्तर लोगों के मित्र के रूप में जाने जाना वाले असम राइफल्स आतंकवाद विरोधी और सीमा सुरक्षा अभियानों में शामिल है। असम राइफल की स्थापना 1835 में एक अर्धसैनिक बल के रूप में की गई थी। इंडो में म्यांमार बॉर्डर की रक्षा करते हैं। BSF क्या काम है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल भारत का प्राथमिक सीमा सुरक्षा बल है जो देश की भूमि सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। BSF के मुख्य कर्तव्यों में शामिल हैं सीमा सुरक्षा बल भारत पाकिस्तान 3323 किलोमीटर रेड क्लिफ लाइन और भारत और बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर सीमाओं की सुरक्षा करना। आंतरिक सुरक्षा कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। कानून व्यवस्था बनाए रखना है। विद्रोह और आतंकवाद और आपदा प्रबंधन में सहायता करना। आदर्श वाक्य क्या है इसका? जीवन पर्यंत कर्तव्य। वर्तमान DG से हैं दलजीत सिंह चौधरी। वर्तमान DG कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। आगे हम बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल एक बड़ा अर्धसैनिक बल कोबरा बटालियन और जिला रिजर्व गार्ड DRG के जवान भी नक्सल विरोधी अभियान में तैनात हैं। इसके वर्तमान DG कौन है? ज्ञानंद प्रताप सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल की स्थापना 1939 में हुई थी जब इसे 27 जुलाई को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियमन के साथ यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल में परिवर्तित हो गया था।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसकी स्थापना 15 मार्च 1969 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 2800 कर्मियों की क्षमता के साथ की गई थी। आगे बात करते हैं CISF को बाद में 15 जून 1983 को संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा औपचारिक रूप से अधिकृत किया गया। इसकी वर्तमान सक्रिय क्षमता 1,48,331 कर्मियों की है। हवाई अड्डों, समुद्री मार्गों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षा प्रदान करता है। CRPF का आदर्श वाक्य है संरक्षण एवं सुरक्षा। वर्तमान DG इसके हैं प्रवीण रंजन जी हैं वर्तमान DG। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और राज्यों को आंतरिक गड़बड़ियों से बचाने के लिए की गई थी। भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी इकाई जो आतंकवादी गतिविधियों, अपहरण और बंधक स्थितियों से निपटती है। इसके वर्तमान DG बिंदु निवासन हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP भारत एक विशेष पर्वतीय बल है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद की गई थी, जिसे शुरू में भारत चीन सीमा पर तैनाती के लिए बनाया गया था। भारत चीन सीमा की रखवाली के लिए जिम्मेदार और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में भी शामिल है। इसका आदर्श वाक्य कौन सा है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा। वर्तमान DG हैं प्रवीण कुमार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी है NIA की स्थापना 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद 2008 में की गई थी। NIA प्राथमिक आतंकवाद निरोधी एजेंसी है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच और अभियोजन करती है। शक्तियाँ, यह राज्य सरकारों की अनुमति के बिना राज्य की सीमाओं के पार मामलों की जांच कर सकती है। NIA का ध्यान आतंकवाद से संबंधित अपराधों, उग्रवाद और अन्य खतरों की जांच और अभियोजन पर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन भारत की आंतरिक सुरक्षा और प्रतिखुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1887 में केंद्रीय विशेष शाखा के रूप में की गई थी। IB को अक्सर दुनिया का सबसे पुराना मौजूदा खुफिया संगठन माना जाता है। आगे बात करेंगे केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI भारत सरकार की एक बहुविषयक जांच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों, आर्थिक अपराध और पारंपरिक अपराध के मामलों की जांच करती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। यह ना तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकाय है। CBI को अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का आदर्श वाक्य है उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता है। प्रवर्तन निदेशालय ED। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, FEMA और धन शोधन निवारक अधिनियम के तहत कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ED मुख्य रूप से वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटती है। विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत शक्तियाँ PMLA ED को
राज्य सरकारों की सहमति से या उसके बिना देश भर में अपने कार्यक्रम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने की अनुमति देता है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करता है और उन पर मुकदमा चलाता है जो अक्सर राज्य पुलिस बलों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित होते हैं। खासकर राजनेताओं या कार्यकर्ताओं से जुड़े मामले में ईडी वित्तीय अपराधों, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और पीएमएलए से संबंधित मामलों की जांच करता है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी गठन इसका हुआ 15 मार्च 1963 को। भारत में नेपोलियन सीमा की सुरक्षा। वर्तमान डीजी के हैं संजय सिंघल। आदर्श वाक्य किसका है? सेवा सुरक्षा बंधुत्व सुरक्षा बलों द्वारा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभियान। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने व टेरर फंडिंग के लिए छापामारी। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन आहट AAAHT रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन प्रवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती आगे बात करेंगे नेक्स्ट। भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु ऑपरेशन मेघचक सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए यह ऑपरेशन मेघचक चलाया है। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया है। ऑपरेशन मिशन अमानत ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु ऑपरेशन ओलिविया भारत तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया। ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया। और ऑपरेशन सतर्क ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के बीच एक संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। वैकल्पिक क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है खुफिया ब्यूरो आईबी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो उसका आंसर है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नंबर 2 क्वेश्चन है कि भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो उसका आंसर है 5 गुप्तचर विद्यालय हैं, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? तो इसका आंसर है असम राइफल। असम राइफल जो है एक कछार लेवी कहा जाता है और इसे ये अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कोलकाता में। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कोलकाता में है। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार से निपटने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। नंबर 6 क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से
कौन सा है? तो यह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यह है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सात नंबर क्वेश्चन है, अलगाववादी आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है एक अलग राज्य या स्वतंत्रता की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक आतंकवाद से लड़ने के लिए एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस का गठन किया गया था कि किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है 1990 में, 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? तो इसका आंसर है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालक में शामिल होती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? तो इसका आंसर है आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो दंगों से निपटने के लिए बनाया गया था सीआरपीएफ का कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर, भारत की सीमाओं की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा बल मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किस समस्या से है? तो इसका आंसर है वामपंथी उग्रवाद नक्सलवाद विरोधी अभियान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा में सफल संचालक में शामिल होती रही है? तो इसका आंसर है आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आईटीबीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है जो विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करती है? तो इसका आंसर है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इन्हें बोलते हैं रॉ। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 27 जुलाई को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की थल सेना नौसेना व वायुसेना किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर है संघ सूची का विषय है। भारत में साइबर हमलों से निपटने और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि जातीय तनाव, पड़ोसी देशों से अवैध प्रवासन, ऐतिहासिक अलगाव भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम एएफएसपी को भारत में के किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो इसका आंसर है केवल जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री तटीय सुरक्षा में कौन सी प्रमुख चुनौतियां शामिल नहीं हैं? तो इसका आंसर है तटीय कटाव शामिल नहीं है। शामिल कौन सी है? समुद्री डकैती, अवैध अनियमित मछली पकड़ना और तटीय आतंकवादी हमले, ये सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सीआईएसएफ महानिदेशक कौन है? इसका आंसर है प्रवीण रंजन जी सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। भारत का लगभग कितना % भाग आंतरिक सुरक्षा की चुनौती से जूझ रहा है? इसका आंसर है 40%।
भाग जो है सुरक्षा की चुनौती से जूझ रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? इसका आंसर है असम राइफल। असम राइफल्स जो है वो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? तो असम राइफल का मुख्यालय जो है वो शिलांग में है। सेवा और निष्ठा सेवा और निष्ठा किस केंद्रीय सैनिक बल का आदर्श वाक्य है? तो इसका आंसर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है। वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीण रंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 1962 में हुआ था। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? इसका आंसर जो होगा वो होगा श्रीनिवासन जो होगा उसका आंसर होगा। सशस्त्र सीमा बल का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1963 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में आसूचना ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन है? इसका आंसर है तपन डेका जो हैं आईबी के प्रमुख अध्यक्ष हैं। जागृत अग्रहिणी किस केंद्रीय पुलिस संगठन का आदर्श वाक्य है? तो इसका आंसर है सूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो का आर्थिक वाक्य है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 11 मार्च 1986 को। 35 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड एनएटी GRID की स्थापना भारत की आतंकवादी रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन विचारधारा शब्द प्रतिपूर्तिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो इसका आंसर है कोपेनहेगन विचारधारा। 37 नंबर क्वेश्चन है भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बल की है? तो इसका आंसर है असम राइफल्स। 38 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग्स रॉ सेना नौसेना हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1967 में किस घटना ने भारत में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया गया था? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी किसान विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में साचेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? तो इसका आंसर है इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल। भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा कानून व्यक्तियों को और संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों की रोकने पर केंद्रित है? इसका आंसर है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए। ए ऑप्शन 1967। 43 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी और उड्डयन और रिमोट रेसिंग डाटा इकोनॉमी और प्रोसेसिंग साइबर सुरक्षा क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करता है। इसका आंसर है राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन।
वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है कोबरा। क्या होगा? कोबरा नाम है। कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा जो है वो नक्सलवाद प्रभावित नहीं है। ISIS है एक इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन। इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? वो है नाइजीरिया का। बोको हराम नाइजीरिया का संगठन है। सीमा सुरक्षा बल BSF बनाया गया था 1965 में। 50 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? इसका आंसर है बम निरोधक दस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में कितने हवाई जहाज़ों का अपहरण किया गया था? इसका आंसर है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए किस कानून को लागू करने का प्रस्ताव चल रहा है? इसका आंसर है टाडा। भारतीय सेना कितनी कमान में विभक्त है? इसका आंसर है 7। 53 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति थी, वो है AK सुब्रमण्यम समिति। 55 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 2008 में। वर्तमान में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के महानिदेशक कौन है? इसका आंसर है सदानंद वसंत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका आंसर है CBI कार्मिक और जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय। 58 नंबर है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इसका आंसर है संसाधनात्मक समिति। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में इंटरपोल की आधिकारिक इकाई है? इसका आंसर है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। क्या आंसर है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया NDRF का गठन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है 2006 में हुआ। आपदा सेवा सदा सर्वत्र किस संगठन का आदर्श वाक्य है? इसका आंसर है राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन है? इसके आंसर है प्रधानमंत्री। नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? शिलांग में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA किस वर्ष पारित हुआ था? 1980 में। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA किस वर्ष पारित हुआ था? 1958 में। वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक कौन है? इसका आंसर है पीयूष आनंद। भारत सरकार द्वारा किस नाम से तुर्की में भूकंप बचाव अभियान चलाया गया था? इसका आंसर है ऑपरेशन दोस्त। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से पाकिस्तान व बांग्लादेश सीमा रेखा की रक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर है सीमा सुरक्षा बल BSF। निम्नलिखित में से कौन भारत चीन सीमा की रक्षा के लिए उत्तरदायी? इसका आंसर है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सकती है।